बच्चों को उठा के तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। ऑटोबॉट्स, इनके हथियार ले लो। हिलना मत। दे दो मुझे। रुको। कैसे है? तुम बिल्कुल डरे नहीं, हमें देखकर ताज्जुब नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज अपन बात करने वाले एक ऐसी मूवी की जिसमें एक बंदा होता है, ठीक है, वो एक गाड़ी खरीदता है, सेकंड हैंड गाड़ी, बहुत ही बेकार, बहुत ही खराब, मतलब टूटी फूटी गाड़ी। बट एक दिन अचानक वो देखता है कि उसकी गाड़ी ट्रांसफॉर्म होकर एक रोबोट बन जाती है और उससे बातें करने लगती है और एक खुफिया मिशन पे अकेले ही निकल जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है और ट्रांसफॉर्मर सीरीज की ये पहली मूवी होने वाली है, ट्रांसफॉर्मर 1, और बहुत इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है, तो मजा आने वाला है इसको देखने में। तो एंड तक यार बने रहना और इस सीरीज को मैं पूरा ही एक्सप्लेन करूंगा, और भी मूवीज है तो मजा बहुत आएगा। कहानी की शुरुआत होती है कतार के एक अमेरिकन मिलिट्री बेस से। रात का समय है, सब कुछ शांत है और अचानक एक अजनबी हेलीकॉप्टर बिना परमिशन के बेस के पास लैंड करता है। सोल्जर उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वो जो हेलीकॉप्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक विशालकाय रोबोट में वो बदल जाता है। और ये रोबोट होता है ब्लैकआउट, डिसेप्टिकॉन्स में से एक। अब देखो, इस यूनिवर्स में डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट्स करके दो प्रजातियां हैं। डिसेप्टिकॉन अच्छे होते हैं नहीं है भाई, डिसेप्टिकॉन बुरे होते हैं, ये याद रखना, और ऑटोबॉट्स अच्छे होते हैं। खैर, ये डिसेप्टिकॉन्स में से खतरनाक फाइटर है और ब्लैकआउट पूरे बेस को तहस नहस कर देता है और मिलिट्री के कंप्यूटर सिस्टम से एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है। क्या है वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये अपन को आगे पता लगेगा। कुछ सोल्जर्स किसी तरीके से वहां से बच निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे भेजा जाता है एक छोटा मगर उतना ही खतरनाक रोबोट, स्कॉर्पोनॉफ। अब चलते हैं असली हीरो की तरफ, यानी सैम विडविकी। इस मूवी का हीरो, लीडिंग कैरेक्टर, मतलब और भी है इसमें, बट इंसानी तौर पे यही मेन कैरेक्टर है। एक बिल्कुल नॉर्मल एवरेज हाई स्कूल का लड़का, जैसे हमारे यहाँ हर कोई देखो अपना जुगाड़ करने में लगा रहता है पैसों के लिए। स्कूल में जब अपन बच्चे होते हैं और हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और घर वाले पैसे नहीं देते, तो खुद ही हम पैसे का जुगाड़ करने लगते हैं। तो वैसे इस बंदे का भी था कि इसे एक कार लेनी थी, ठीक है, और इसे इतना पता था कि इसके पिता इसको पास होने के बाद कोई ऐसी ही खटारा गाड़ी दे देंगे, तो ये खुद भी पैसे इकट्ठा कर रहा था और इसी जुगाड़ में वो अपने दादा की पुरानी चीज़ों को बेच रहा था ईबे पे, और उसमें एक चश्मा भी था, ताकि उसे अपनी पहली गाड़ी मिल सके और वो बहुत अच्छी हाल में मिल सके। उसके पिता एक डील करते हैं, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसे कार मिलेगी, जैसा मैंने बताया। और दोस्तों, डील हो चुकी है, दोनों बाप बेटे पुरानी कार खरीदने जाते हैं और उससे अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और अब दोनों बाप बेटे पुरानी कार खरीदने जाते हैं और वहाँ उसे एक पीली रंग की खटारा सी शेवरलेट कैमेरो दिखती है और वो उसका ध्यान खींचती है। मतलब देखो, ब्रांड बढ़िया है बट पुरानी खटारा हो चुकी है। अब सैम अपनी नई गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश था, और सच बताऊं तो वो एक और वजह से भी बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी क्लासमेट मिकेला, तुम जानते हो। तो जनाब, हर मौके पर जो कार थी वो अचानक खराब होने लगती है, ताकि सैम को मिकेला के साथ बैठने का मौका मिल सके। मतलब बम्बल भी पूरा समझता, भाई मशीन है पर वो समझता पूरा है इंसानों को। फिर एक रात सैम को कुछ अजीब लगता है, उसकी जो कार है वो खुद ब खुद घर से बाहर निकल रही है। वो पीछा करता है और जो देखता है उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी जो कार है वो एक विशाल रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आसमान की तरफ एक सिग्नल भेजने लगती है। सैम डर के मारे पुलिस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ऐसे में वहां पहुंच जाता है एक डिसेप्टिकॉन बैरिकेड, जो एक पुलिस कार का रूप लेकर सैम का पीछा करता है और उससे उसके ग्रैंडफादर के पुराने चश्मे के बारे में पूछताछ करता है। सैम को कुछ समझ नहीं आता, एक विशाल एलियन रोबोट आखिर एक टूटे हुए चश्मे के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन तभी वहां पहुंच जाती है उसकी पीली कार, और अब पता चलता है कि वो कोई साधारण कार नहीं बल्कि एक ऑटोबॉट है जिसका नाम है बम्बल बी और बैरिकेड के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी बीच बैरिकेड का छोटा साथी यानी कि फ्रिज वहां पहुंचता है और सैम और मिकेला पर हमला बोल देता है। किसी तरह दोनों बचकर निकलते हैं और अब बम्बल बी उन्हें अपनी असलियत
यानी अपनी असली सच्चाई के बारे में बताता है कि वो पृथ्वी का नहीं है बल्कि एक दूसरे ग्रह से आया है, एक ऑटोबॉट है, और पूरा इतिहास बताने लग जाता है। अब आती है वो मोमेंट जिसका हर ट्रांसफॉर्मर फैन इंतजार कर रहा था। आसमान से कई मीटियोर उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने लगते हैं और उसके अंदर से निकलते हैं बाकी ऑटोबॉट। सैम और मकैला की मुलाकात होती है ऑटोबॉट के लीडर यानी ऑप्टिमस प्राइम से, और साथ ही में आयरनहाइड, रैचेट और जैज से भी। ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि वो एक दूसरे ग्रह साइबरट्रॉन से आया है और कभी साइबरट्रॉन एक बेहद डेवलप्ड प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन की जंग ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दोनों ग्रुप एक बेहद शक्तिशाली चीज़ की तलाश में थे जिसे कहा जाता है ऑल स्पार्क, एक विशाल एनर्जी क्यूब जो किसी भी मशीन में जान डाल सकता था। डिसेप्टिकॉन्स का लीडर यानी मेगाट्रॉन इसकी शक्ति से पूरी एक मैकेनिकल आर्म बनाना चाहता था, लेकिन ऑलस्पार्क स्पेस में खो गया है लेकिन फिर लास्ट में जो ऑलस्पार्क था वो स्पेस में खो जाता है और आखिरकार पृथ्वी पर आ गिरता है। मेगाट्रॉन उसे ढूंढते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, लेकिन बर्फ में फंसकर जम जाता है। और दोस्तों, यहीं पर कनेक्ट होती है ये सारी चीज़ें सैम की फैमिली हिस्ट्री से। सालों पहले उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी उस बर्फ में जमे हुए मेगाट्रॉन, सालों साल पहले जब सैम के ग्रैंडफादर का आया था और वो बढ़िया खोज खाज करते थे, तब उस टाइम पे उन्होंने मेगाट्रॉन की बॉडी को खोजा था एक बहुत बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर के अंदर फंसे हुए, और उन्होंने उसे देखा। गलती से मेगाट्रॉन का जो नेविगेशन सिस्टम था वो ऑन हो गया और ऑलस्पार्क की लोकेशन उस चश्मे में, मतलब उनका जो चश्मा था उसमें इनडायरेक्टली छप गई। इसीलिए दोनों ग्रुप के लोग वो चश्मा ढूंढ रहे हैं, यानी ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन दोनों उस चश्मे को ढूंढ रहे हैं। अब ऑप्टिमस सारे ऑटोबॉट्स को लेकर सैम के घर पहुंच जाता है ताकि चश्मा ढूंढा जा सके। अब सोचो दोस्तों, इतने बड़े बड़े एलियंस रोबोट एक नॉर्मल इंसान के घर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, वियर्ड तो लगता है। और छिप भी कहाँ रहे हैं यार, बार बार रोबोट्स की वजह से घर का जो फर्नीचर है वो टूट जाता है और सैम के पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा कमरे में कुछ गलत कर रहा है छिप के। यू नो व्हाट आई मीन। बड़ी मुश्किल से सैम चश्मा ढूंढ कर निकालता है, और पर तभी सरकारी एजेंसी सेक्टर 7 के एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। ये कोई एक खुफिया सरकारी एजेंसी है भाई। उनका लीडर एजेंट सीमस सैम को और साथ ही में उसकी माशूका यानी कि मकैला को भी हिरासत में ले लेता है और बम्बल बी को पकड़कर जंजीरों में जकड़कर इन तीनों को वहां से ले जाता है। अब सैम और मकैला को एक सीक्रेट बेस में ले जाया जाता है जो बना है हावर डैम के अंदर, और यही पता चलता है कि सबसे बड़ा सीक्रेट सरकार ने मेगाट्रॉन को सालों से बर्फ में जमा रखा है भाई। जी हाँ, जो सैम के ग्रैंडफादर है उनके मेगाट्रॉन को खोजने के बाद यहाँ पर सेक्टर 7 के लोगों ने उसे कोड नेम भी दिया जाता है NBE-1। सरकार ने मेगाट्रॉन के टेक्नोलॉजी को देखकर कई मॉडर्न मशीन और कंप्यूटर्स डेवलप किए थे, और उसी बेस में छुपा हुआ था वो असली ऑलस्पार्क, इतना विशाल कि किसी पूरी बिल्डिंग जितना बड़ा दिखाई देता है। लेकिन तब तक डिसेप्टिकॉन पहले ही सरकारी नेटवर्क में घुस चुके थे भाई। फ्रिज यानी कि मेगाट्रॉन का वो छोटा दोस्त चुपके से बेस के अंदर पहुंच जाता है और पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है और मेगाट्रॉन को आज़ाद कर देता है, और बहुत बहुत तबाही मचती है भाई। और फिर मूवी का यहाँ पर सबसे बड़ा और क्लाइमैक्स सीक्वेंस शुरू हो जाता है। ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सभी ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सैम को ऑलस्पार्क लेकर एक ऊंची बिल्डिंग की छत तक पहुंचने का आदेश मिलता है ताकि एक हेलीकॉप्टर से उसे किसी सेफ जगह पर ले जाया जा सके, पर सैम सीढ़ियों से भागता है और चारों तरफ लड़ाई चल रही है, शुरू हो जाती है। हर तरफ खतरा ही खतरा था। किसी तरह वो छत तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी डिसेप्टिकॉन स्टार स्क्रीम हमला करके हेलीकॉप्टर को पीछे से ही हमला करके हेलीकॉप्टर को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। अब सैम अकेला रह जाता है छत पर और सामने उसके खड़ा होता है खुद मेगाट्रॉन। वो उससे कहता है कि मेगाट्रॉन सैम से ऑलस्पार्क मांगता है। सैम पीछे हटते हटते बिल्डिंग के किनारे तक पहुंच जाता है। मेगाट्रॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैम ऑलस्पार्क छोड़ने से इनकार कर देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन ठीक
समय पर ऑप्टिमस प्राइम पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब शुरू होती है इस मूवी की सबसे बड़ी लड़ाई, ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस मेगाट्रॉन। मेगाट्रॉन बेहद शक्तिशाली साबित होता है और ऑप्टिमस को लगातार पीछे धकेलता रहता है। ऑप्टिमस पहले ही सैम से कह चुका है कि अगर कोई रास्ता ना बचे तो ऑलस्पार्क को मेरे सीने में लगा देना। ऐसा करने से ऑलस्पार्क नष्ट हो जाएगा, बट साथ ही में जो ऑप्टिमस प्राइम है वो भी ऑलस्पार्क के साथ खत्म हो जाएगा। फिर आखिरकार में वो पल आ जाता है जब सैम को फैसला लेना पड़ता है। ऑलस्पार्क को वो ऑप्टिमस के बजाय मेगाट्रॉन के सीने में डाल देता है। ऑलस्पार्क की पूरी एनर्जी मेगाट्रॉन के शरीर में समा जाती है और इतनी ज़्यादा शक्ति को वो सहन नहीं कर पाता। उसका पूरा सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मेगाट्रॉन हार जाता है और दोस्तों इसी के साथ ऑलस्पार्क भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। पृथ्वी बच जाती है। खैर, लड़ाई खत्म होने के बाद सरकार सारे नष्ट हुए डिसेप्टिकॉन को समुद्र की गहराइयों में दफना देती है ताकि कोई भी उन्हें खोज ना सके। और वो जो खुफिया एजेंसी थी ना, सेक्टर 7, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और पूरी घटना को दुनिया से छिपा दिया जाता है। और सबसे प्यारी बात ये होती है कि बम्बल भी अब अपनी असली आवाज़ का इस्तेमाल कर पाता है। सैम के साथ रहने का भी मतलब परमिशन मांग ही लेता है। सैम और मकैला भी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। खैर, ये थी कहानी ट्रांसफॉर्मर 1 की। मतलब वो वाली 1 नहीं जो रिसेंटली आई है एनिमेशन वाली, ऑब्वियसली वो नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मर 1 है, पहली 2007 वाली। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। एक साधारण लड़के को जिसको एक खटारा पीली कार मिली, वो फिर एक खतरनाक रोबोट बन गई और एक खतरनाक जंग हुई और फिर उस जंग में जो बकैतियाँ हुई वो मैंने आप सभी को यहाँ बता दी। खैर, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगती है भाई। मैंने कितनी बार देखी होगी ये पूरी सीरीज़ रिपीट पे। तो बहुत बढ़िया सीरीज़ है। और ऑप्टिमस प्राइम सुभान अल्लाह और मैकेला तो तौबा। मुझे बहुत दुख हुआ भाई जब मैंने देखा कि ट्रांसफॉर्मर 1 और 2 में तो मैगन फॉक्स है, बट 3rd 4 में नहीं है। बट जो रिप्लेसमेंट में आई वो भी बुरी नहीं थी। खैर, वो आगे आगे तुमको समझ आ जाएगा। बट तुम बताओ कमेंट बॉक्स में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर और कास्ट में से कौन सा मेंबर है फेवरेट, स्टार कास्ट ना कि कोई और कास्ट। ठीक है, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ गुड बाय, टेक केयर।